नवंबर 1984 भारत में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में अब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबरें गूंज रही हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट लॉरेंट फेबियस इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं। ये सारी खबरें फ्रांस के कैफे के टीवी में चल रही हैं। वहां पर बैठे सभी लोगों का ध्यान टीवी की ओर है, पर वहीं पर बैठा हुआ एक शख्स गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक होनहार एजेंट संजीव जिंदल है। ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट ने जिंदल को बेचैन कर रखा है। जिंदल की बेचैनी का कारण है लंदन के न्यू हेम के कालिसान घर में रहने वाला अब्दुल खान, जिसके घर में आईएसआई और भारत से भागे हुए खालिस्तानियों का 1982 से ही आना जाना लगा हुआ है और उनकी हर मीटिंग के बाद भारत में कहीं ना कहीं अटैक हो रहे हैं। जिंदल की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है भारत से भागा हुआ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट संधू, जिसको अब्दुल खान आईएसआई से मिलवा रहा है। ये सब साथ मिलकर भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को क्लार्क ली ने भेजा था, जो कि लंदन में जिंदल का इंफॉर्मर था। क्लार्क ली की अपॉइंटमेंट जिंदल ने हाल में ही की थी और क्लार्क कुछ ही समय में अपनी काबिलियत से जिंदल का सबसे भरोसेमंद इंफॉर्मर बन गया था। क्लार्क लंदन में रहकर वहां पर हो रहे एंटी इंडियन एक्टिविटीज की खबरें जिंदल को देता रहता था। जिंदल को याद आया कि इससे पहले ये सारी बातें एक रिपोर्ट में लिखकर जिंदल ने इंडियन गवर्नमेंट के पास भी भेजी थी, पर यहाँ के नेताओं की लापरवाही के कारण उस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद दिसंबर 1984 की शुरुआत तक राजीव गांधी की लीडरशिप में भारत में नई सरकार बन चुकी थी। जिंदल को ये बात पता थी कि ये सरकार रॉ के किसी भी फॉरेन ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करने वाली है। इसीलिए जिंदल भारत में अपने बॉस, जासूसी की दुनिया में पॉप स्टार के नाम से जाने वाले अनुज भारद्वाज को कॉल करते हैं और क्लार्क ली की रिपोर्ट के बारे में याद दिलाते हुए अब्दुल खान और संधू के बीच बन रहे इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं। अनुज भारद्वाज आज सुबह देर से उठे थे। सर में थोड़ा सा दर्द था और सांस लेने में उनको तकलीफ भी हो रही थी। इसीलिए वो जिंदल से अगले हफ्ते भारत आकर आमने सामने बात करने के लिए बोलते हैं। अगले हफ्ते जिंदल भारद्वाज के ऑफिस में समय से पहले ही सारी रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हो जाते हैं। भारद्वाज उनसे रिपोर्ट्स की सारी डिटेल्स मांगते हैं। जिंदल लंदन में अब्दुल खान, आईएसआई और खालिस्तानियों के बीच बन रहे इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं और भारद्वाज को आगाह करते हैं कि अगर इन्हें जल्द ही खत्म नहीं किया गया तो ये भारत में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बना सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद भारद्वाज गुस्से में आकर बोलते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है? तब जिंदल बिना कुछ सोचे तुरंत बोलते हैं, हमें लंदन में ही एक ऑपरेशन करके संधू और अब्दुल खान दोनों को मारना होगा। ये सुनते ही भारद्वाज अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दूं, जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता है कि इसे कैसे संभालना है और ऑपरेट करना है? मुझे तुम्हारे इंफॉर्मर की पहुंच को लेकर भी चिंता है। क्या उसकी रीच खान और उसके साथियों के इनर सर्कल तक है? भारद्वाज तीखी आवाज में कहते हैं, मैं बिना किसी प्रॉपर कंट्रोल के तुम्हें इस ऑपरेशन को शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकता। तब जिंदल अपना जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगते हैं और जाते वक्त कहते हैं कि हमें तुरंत कुछ करना होगा और मैं वादा करता हूं मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिंदल के अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशंस पर कॉन्फिडेंस को देखकर भारद्वाज ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि अगर कोई ऑपरेशन शुरू करना है तो उसका मेन मंच लंदन होगा और पेरिस को एक सब सीक्रेट स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ऑपरेशन की प्लानिंग और मीटिंग्स होंगी। दिसंबर 1984 भारद्वाज अपने दिन की शुरुआत RNAW की नई दिल्ली के ऑफिस में जिंदल द्वारा पेरिस से भेजी गई रिपोर्ट्स और लंदन से आए कुछ मेमो को पढ़ते हुए करते हैं। उन रिपोर्ट्स को पढ़ते ही भारद्वाज के माथे पर पसीना आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि संधू पिछले कुछ महीनों से गायब हो गया था, फिर अचानक से वो लंदन में दिखता है। क्लार्क के इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कुछ दिनों से इस्लामाबाद में था। इस रिपोर्ट ने भारद्वाज के मन में हलचल सी मचा दी थी। जब जिंदल फिर से भारद्वाज के सामने आए तो भारद्वाज ने जिंदल से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम किस ओर इशारा कर रहे थे।
तुम्हारी प्लानिंग क्या है? जिंदल ने जवाब दिया, सर हमें संधू तक जल्द ही पहुंचना होगा। हमें आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को इस खतरनाक आदमी पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए, वरना वो हमारे लिए एक और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। भरद्वाज ने गुस्से में बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे पाकिस्तान जाने क्यों दे रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तानी फ्रैंकस्टाइन का दानव तैयार कर रहा है? जिंदल ने भरद्वाज को समझाते हुए बोला, कई सालों से ब्रिटिश जानते हैं कि पाकिस्तानी भारत के भीतर मिलिटेंट्स और आर्म इंसर्जेंट्स को सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जिन ब्रिटिश ऑफिसर से बातचीत की है उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनकी सोच है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। भरद्वाज झल्ला कर बोलते हैं, मुझे ये मत बताओ कि ब्रिटिश इसमें जानबूझकर सहयोगी हैं। जिंदल ने जवाब दिया, वे सहयोगी नहीं है, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता है। उनका मानना है कि एक्सट्रीमिज्म को मिटाना भारत की जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। इन लोगों ने ब्रिटिश इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि खुद को भारत द्वारा परसिक्यूटेड रिफ्यूजी के रूप में पेश किया है। भरद्वाज ने टटोलते हुए पूछा, क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि आईएसआई संधू को ऑपरेट कर रही है? जिंदल तुरंत बोलते हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन की सीधे निगरानी कर रहे हैं। मैंने क्लार्क द्वारा कलेक्ट की गई सारी इंफॉर्मेशन देखी है और यही वजह है कि खान और संधू का ये नेटवर्क मुझे परेशान कर रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद भरद्वाज ने आखिरकार कहा, ऑपरेशन के बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या है? तभी जिंदल ने जवाब दिया, मुझे लंदन एम्बेसी में तैनात एक अंडर कवर एजेंट चाहिए जो क्लार्क के साथ तालमेल बिठा सके, और मैं पेरिस में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करूंगा। भरद्वाज ने संशयपूर्ण स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये ऑपरेशन सफल होगा। मेरे पास खुफिया उपलब्धि लेकर लौटना कोई तबाही नहीं। उनके लहजे से कोई नहीं समझ सकता था कि जिंदल उनका फेवरेट एजेंट था, क्योंकि ये यंग एजेंट गोल चुनने में बेहद सावधान और काम संभालने में बेहद कुशल था। यही थी शुरुआत ऑपरेशन हॉर्नेट। इसके बाद भरद्वाज ने जिंदल की डिमांड पर उसे ब्रिटिश एम्बेसी में तैनात एक काबिल एजेंट दिया, जिसका कोड नेम था मोहन नारायणन। इसके बाद ऑपरेशन हॉर्नेट को दो अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया। खुफिया जानकारी कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना नारायणन और क्लार्क का काम था, जबकि सीक्रेट ऑपरेशंस को ऑपरेट करके उसको उसके गोल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिंदल की थी। जनवरी 1985 जिंदल वियना के लैंड स्ट्रेसे में कैफे आइडा में बैठे थे। वो अपनी एक पुरानी इंफॉर्मर सोफी क्लोर का वेट कर रहे थे। तभी सोफी क्लोर वहां आती है। इन्हें मिले 2 साल हो चुके थे। 2 साल पहले जिंदल ने ऑस्ट्रिया में एक ऑपरेशन के खत्म होने के बाद सोफी से बिना मिले ही उसे छोड़ दिया था और उससे दोबारा कभी नहीं मिला था। जासूसी की दुनिया में किसी एजेंट या इंफॉर्मर को काम खत्म होने के बाद छोड़ देना नॉर्मल बात थी। एस्पिनाज की दुनिया में कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होते हैं, हर किसी की एक्सपायरी डेट होती है। सोफी शायद एक्सेप्शन थी। सोफी सब कॉन्शियस एजेंट थी। एक सब कॉन्शियस एजेंट वो होता है जो अपने देश के खिलाफ नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के खिलाफ काम करता है, और सोफी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव किया गया था। जिंदल ने सोफी की बैठते ही उसे चिढ़ा के बोला, तो तुम्हारे सोशलिस्ट लीडर को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिल ही गया। तभी सोफी गुस्से में बोलती है, तुम ब्रूनो का ऑस्ट्रिया के लिए कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कम से कम उसने मजबूती दिखाई और एक ग्रेट लीडर की तरह बराबरी के लिए लड़ा। असल में सोफी डॉक्टर ब्रूनो क्रास्की की बात कर रही थी, जो लगभग 13 साल तक ऑस्ट्रिया के चांसलर रहे थे। जिंदल ने हल्के अंदाज में कहा, मुझे पता है कि उन्होंने अवार्ड सेरेमनी में नेहरू की तारीफ की थी और कहा था कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ इंडियन लीडर्स के दिखाए रास्ते पर चले हैं। क्या तुम मुझे ब्रूनो और नेहरू की दोस्ती पर बात करने के लिए बुलाए हो? सोफी ने सिगरेट जलाने से पहले उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। जिंदल ने डिफेंसिव होकर बोला, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? सोफी ने झल्ला कर कहा, 2 साल बाद अचानक आकर तुम और क्या उम्मीद करते हो? मुझे नहीं पता कि तुम दोस्त हो या दुश्मन।
जिंदल चुप रहा। वो नौसिखिया नहीं था। इन्फॉर्मर को छोड़ देना उसके काम का हिस्सा था, लेकिन किसी सबकॉन्शियस एजेंट से फिर से कांटेक्ट करना उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। सूफी ने कहा, बस ईमानदार रहो, तुम्हारी अचानक आने से मैं परेशान हो गई हूँ। जिंदल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हरप्रीत आहूजा कहाँ है? सूफी ने जवाब दिया, वो इंडियन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो लगभग 1 साल पहले चला गया। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जिंदल ने मेज पर $10,000 वाला लिफाफा रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। सूफी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसने लिफाफा उठाया और खड़ी होकर बोली, चिंता मत करो, हरप्रीत हमेशा से मेरे लिए अच्छा रहा है। सूफी ने आंख मारी और कैफे से निकल गई। जिंदल ने वो कागज़ उठाया जो सूफी ने मेज पर छोड़ा था और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उस कागज़ पर सूफी अपना नंबर लिख के छोड़ गई थी। इधर लंदन में नारायणन और क्लार्क ने अब्दुल खान के एक पाकिस्तानी मालिक को पैसे देकर अपना इन्फॉर्मर बना लिया था, जिसका नाम था तारिक सिद्दीकी। तारिक ने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें खान के घर आने वाले लोगों के नाम और उनके गाड़ियों के नंबर शामिल थे, जिनमें ISI, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के सिविल सर्विस के ऑफिसर शामिल थे। साथ ही संधू और उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे और एक इंडियन जिसे तारिक ने हरबख्श सिंह के रूप में पहचाना था। उसने संधू और हरबख्श की इस्लामाबाद की फरवरी में होने वाली विजिट की खुफिया जानकारी भी दी थी। क्लार्क और नारायणन ने जब ये खबर जिंदल को दी तो जिंदल बहुत खुश हो गया और उसने क्लार्क और नारायणन से कहा कि वो तारिक से अब्दुल खान की इंडियन के साथ फ़ोटो खींचने के लिए कहे, पर तारिक ने ये कहने से साफ मना कर दिया। लेकिन $5,000 मिलने के बाद उसने ये वादा किया कि वो अब्दुल खान के घर आने वाले सारे लेटर्स क्लार्क और नारायणन को देगा। इसके बाद नारायणन ने प्लान बी बनाया। नारायणन के प्लान बी था संधू के नेटवर्क के अंदर एक जासूस भर्ती करना। क्लार्क की मदद से उसने हरबख्श के चचेरे भाई अमरजीत सिंह पर काम शुरू किया, जो हाल ही में लंदन आया था और असाइलम मांग रहा था। क्लार्क ने इंतजार किया कि वो इमिग्रेशन सेंटर आए, जहां उसने मार्च 1985 के एक दिन अमरजीत से जानबूझकर टकराकर पूछा कि क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। अमरजीत हैरान हुआ लेकिन चौंका नहीं और उसने क्लार्क को अपनी कहानी बताई। क्लार्क ने सहानुभूति जताई और उसका केस आसान करने का वादा किया। हालांकि उसने चेतावनी दी थी कि वो उसके बारे में किसी से बात ना करे, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। 2 हफ्ते के भीतर क्लार्क ने अमरजीत को जीत लिया और उसके परिवार और इंडिया में उसकी लाइफ के बारे में नॉर्मल सवालों से आगे बढ़कर हरबख्श की एक्टिविटीज़ के बारे में भी सवाल पूछने लगा। उसे पता चला कि अमरजीत को हरबख्श कभी पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे कुछ समय के लिए उसके साथ रहना पड़ा। अमरजीत ने क्लार्क से कहा, मैं यहाँ बसना चाहता हूँ और अपने परिवार को लाना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी इच्छा है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हरबख्श क्या करता है? क्लार्क ने पूछा। वो अब पहले वाला हरबख्श नहीं है जिसे मैं जानता था। जब से वो हाल ही में पाकिस्तान से लौटा है, मैं घर में बहुत से पाकिस्तानी मेहमान देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसके ड्राइंग रूम के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन मुझे इन मेहमानों के बारे में अच्छा फील नहीं होता है, अमरजीत ने बताया। क्लार्क को अब ये पता लगाना था कि वो अमरजीत को कितनी दूर तक ले जा सकता है। क्लार्क ने कहा, तुमने कभी उससे इस बारे में क्यों नहीं पूछा? अगर वो पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ गलत कर रहा है। अमरजीत ने दुखी होकर जवाब दिया, मेरी हालत देखो, मैं पूरी तरह उस पर निर्भर हूँ। मैं कैसे उसे चैलेंज करूँ या कहूँ कि वो पाकिस्तानियों से ना मिले? क्लार्क ने कहा, हम उस पर काम करेंगे। तुम मुझे बताओ कि हरबख्श से कौन मिल रहा है। साथ ही अगर तुम कोई बातचीत सुनो तो मुझे बताना। जाते समय उसने अमरजीत को कुछ पैसे दिए, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उसका विश्वासघात हरबख्श के साम्राज्य को गिरा सकता है। इसके बाद नारायणन ने जिंदल को बताया कि उनके पास एक बेहतर स्थिति वाला जासूस है और अगर उससे बेरहमी से पूछताछ किया जाए तो वो खान के नेटवर्क पर सॉलिड इंफॉर्मेशन दे सकता है। जिंदल खुश था, लेकिन एक बात को लेकर चिंतित भी, क्योंकि उन्हें सोफी से मिले काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में सोफी ने कॉल किया और कहा, तुम्हें नाराज़ होने का हक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिसको सुनने के बाद तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। क्या तुम इस वीकेंड यहाँ आ सकते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।
जिंदल ने कहा, तुम मेरा दिल जानती हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सोफी ने चिढ़ाते हुए कहा, अपना दिमाग भी लाना, और फोन काट दिया। कैफे आइडा में हुई उनकी मुलाकात में सोफी ने बताया कि हरप्रीत आहूजा एक इंडियन रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। वो बुरे समय से गुजर रहा है और उसने ये नौकरी इसीलिए की थी क्योंकि सैलरी भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे गुजारा हो जाता था। उसने जिंदल को ये भी बताया कि वह आहूजा के साथ डेट पर भी गई थी। सोफी ने कहा कि मैंने उसके फाइनेंशियल कंडीशन को सुलझाने की बात छेड़ी और कहा कि एक इंडियन बिजनेसमैन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है उसकी मदद कर सकता है। तुम्हारा इरादा क्या है? जिंदल ने कहा, मेरी प्रायोरिटी साफ है, मैं इस आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। सोफी और जिंदल सुबह की ट्रेन से इंसबर्ग पहुंचे। आहूजा ने लगभग 1 साल कैलिफोर्निया में एक इंडियन बिजनेसमैन अवतार सेठी के यहाँ काम किया था, जिसे जिंदल संधू उसके नेटवर्क को फंड करने वाला मानता था। जब आहूजा गुस्से में ऑस्ट्रिया चला गया तो सेठी के सर्कल में ये बात फैल गई और रॉ के जासूसों ने आहूजा को नोटिस किया। इसका फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता था। सोफी ने मुलाकात का इंतजाम ओल्ड टाउन के कैफे मुंडिंग में किया था। जिंदल ये जानने को उत्सुक था कि उसने कैलिफोर्निया का आरामदायक जीवन क्यों छोड़ा और ऑस्ट्रिया आकर पैसों के लिए क्यों जूझ रहा है। आहूजा ने जिंदल को बताया, सेठी ने अपनी आत्मा बेच दी है, वो गद्दार है और संधू के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं विश्वासघात का ख्याल भी नहीं ला सकता। ये सुनकर जिंदल को पता लग गया कि आहूजा और सेठी के बारे में जो उनकी रिपोर्ट थी वो सही थी। आहूजा ने बताया कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि रॉ का एक ऑफिसर हूँ। आहूजा ये सुनकर घबरा गया, लेकिन सोफी ने उसे शांत किया और बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। आहूजा घबरा कर पूछता है, क्या मदद? तब जिंदल उसे सारी प्लानिंग बताते हैं कि उसे सेठी के यहाँ फिर से काम करना होगा और इस बार सोफी भी उसके साथ जाएगी और उसकी इस काम में मदद करेगी। आहूजा को कोड नेम इनसाइडर देके सोफी के साथ कैलिफोर्निया भेजा जाता है। एक हफ्ते बाद जिंदल पेरिस लौट आते हैं। नारायणन और क्लार्क बताते हैं कि अमरजीत ने हरबख्श की एक्टिविटीज़ और उसके द्वारा लंदन में तैनात एक ISI ऑफिसर से रेगुलरली मिलने वाले पैसों की जानकारी जुटाई है। जिंदल को ये न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है ये नहीं पता था और उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के लिए भरद्वाज से मदद ली और डिसाइड किया गया कि हरबख्श और ISI ऑफिसर की एक्टिविटीज़ को उजागर करने वाले डॉक्यूमेंट्स जून 1985 में ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटन को सीक्रेट चैनल से भेजे जाएं। भरद्वाज ने बाद में जिंदल को बताया कि एक कॉपी अमेरिकन, कैनेडियन और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को नई दिल्ली में भी भेज दी गई है। ब्रिटिश कार्रवाई से पहले ही हरबख्श रातों रात लंदन से गायब हो जाता है। जिंदल और भरद्वाज को शक था कि उसे ISI ने ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी से छुपाकर पहले ही निकाल लिया है। अमरजीत द्वारा पहचाने गए हरबख्श के हैंडलर ISI ऑफिसर भी गायब हो गया। पाकिस्तान में एक इंफॉर्मर ने भरद्वाज को बताया कि हरबख्श और उसकी फैमिली रावलपिंडी, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अक्टूबर 1985 सोफी और आहूजा कैलिफोर्निया आ जाते हैं। सोफी आहूजा की प्रेमिका बनकर आती है और कुछ ही दिनों में आहूजा सेठी का भरोसा जीतकर फिर से उसके यहाँ काम करने लग जाता है। इसके बाद सोफी और आहूजा मिलकर सेठी के खिलाफ बहुत सारे सबूत कलेक्ट करते हैं और वेकेशन के बहाना बनाकर पेरिस आ जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद सेठी के ऑफिस में इंडियन एम्बेसी में तैनात रॉ के कुछ एजेंट्स आते हैं और बोलते हैं, डरिए मत सेठी साहब, हम आपके शुभचिंतक हैं। और ये कहने के साथ ही सेठी के गालों पर लगातार थप्पड़ पड़ने लगते हैं और सेठी डर कर सब उगल देता है कि कैसे उसने संधू और अब्दुल खान की फंडिंग की है और ये फंडिंग भारत में अटैक कराने को लेकर हुई थी जो ISI के इशारों पर हुई है। इसके बाद सेठी ने एक मिनिएचर टेप रिकॉर्डर भी दिया जिसमें खान, संधू और ISI के ऑफिसर्स की बातें रिकॉर्ड थी। इन सबूतों के हाथ लगने के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ISI की प्लान की खबर दी जाती है और जिंदल रॉ के ऊपर के ऑफिसर से ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मांगते हैं। सितंबर 1986 नारायणन को बलवंत सिंह के नाम से एक फ़ोन आता है। बलवंत सिंह दावा करता है कि उसके पास लंदन में ISI के टेररिस्ट नेटवर्क की जानकारी है, लेकिन उसे इसके लिए कीमत चाहिए। उसने रॉ के हाई रैंक ऑफिसर से 1-on-1 मीटिंग की डिमांड भी की।
नारायणन ने तुरंत जिंदल को इसकी जानकारी दी। एजेंसी के डाटाबेस से पता चला कि ये बलवंत सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। 2 दिन बाद बलवंत पेरिस में मीटिंग के लिए रेडी होता है। नारायणन ने बाद में कहा कि बलवंत मीटिंग के लिए बेकरार था। क्लार्क ने पता लगाया कि बलवंत संधू के लिए काम कर रहा था, जबकि उसकी फैमिली इंडिया में थी। भारद्वाज, जिंदल और नारायणन ने मीटिंग की और 3 दिन तक चली, जैसे कि कोई पूछताछ हो। बलवंत ने खुलासा किया कि संधू अब्दुल खान के साथ मिलकर भारत में अराजकता फैला रहा है। कुछ हफ्तों में बलवंत और उसके दोस्तों की मदद से इंडिया ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को इंफॉर्मेशन पहुंचाई। संधू और उसके 5 कलीग्स को ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसीज ने अरेस्ट किया। भारत में सरकार ने बयान जारी किया कि ब्रिटिश ऑफिसर चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जनवरी 1987 भारद्वाज ने जिंदल को लंदन भेजा। संधू के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन ने आईएसआई नेटवर्क को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब्दुल खान अभी भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ चला रहा था। इसके बाद जिंदल ने अब्दुल खान को पाकिस्तान में मारने की योजना बनाई। भारद्वाज ने वार्निंग दी, ये ऑपरेशन हमारे पाकिस्तान के एजेंट्स को खतरे में डाल सकता है। हमें हाई ऑफिसर से मंजूरी लेनी होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है। मई 1987 के फर्स्ट वीक में नारायणन ने बताया कि अब्दुल खान जून में अपने होम सिटी लाहौर जाने की प्लानिंग बना रहा है। जिंदल और भारद्वाज ने डिसाइड किया कि खान को लाहौर में ही मारना होगा। लाहौर की वो ठंडी सुबह जब अजान की गूंज चारों तरफ फैली हुई थी। अब्दुल खान फज्र की नमाज पढ़कर इम्तिनान से अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होगी। अचानक पीछे से बाइक की आवाज़ गूंजती है। पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहने 2 लोग अब्दुल खान के सामने आकर रुकते हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि रॉ के एजेंट्स थे। उनमें से एक मुस्कुराकर पूछता है, आप वही लंदन वाले अब्दुल खान हैं? अब्दुल कुछ पल सोचता है, फिर धीमे से कहता है, हाँ वही अब्दुल खान हूँ। लेकिन तभी दोनों अपनी जेब से बंदूक निकाल लेते हैं और बंदूक देखते ही अब्दुल घबरा कर भागता है। आज वही आतंकवादी जिसने भारत में न जाने कितनी मासूम जिंदगियां ले ली थी, आज अपनी जान बचाने के लिए गली गली भाग रहा था। लेकिन दोनों एजेंट्स ने उसे दौड़ने का मौका नहीं दिया। निशाना साधा और गोलियों की आवाज़ से पूरी गली गूंज उठी। अब्दुल की खोपड़ी छलनी हो गई और उसका आतंक वहीं खत्म हो गया। इधर दिल्ली में भारद्वाज के ऑफिस में फ़ोन बजता है। भारद्वाज रिसीवर उठाते हैं और दूसरी तरफ से जिंदल की आवाज़ गूंजती है, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। कमरे में तालियां बजती हैं। ऑपरेशन की सक्सेस का जश्न शुरू होता है। भारद्वाज, नारायणन और जिंदल खुशी में झूम उठते हैं। लेकिन हर हीरो की एक कहानी भी होती है जिसको उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। पार्टी से दूर कोने में बैठा जिंदल एक पुराना नंबर डायल करता है। कॉल उठती है और दूसरी तरफ से आती ही एक जानी पहचानी आवाज़, सोफ़ी। जिंदल की आवाज़ काँप रही थी। जिंदल ने काँपती हुई आवाज़ में कहा, सोफ़ी, एक बात जो हमेशा से मैं कहना चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ऑस्ट्रिया में ऑपरेशन के बाद मैं तुमसे कुछ कहे बिना ही गायब हो गया था। नहीं, ये इसलिए नहीं कि तुम मेरे लिए कोई खतरा बन गई थी, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम में अलविदा कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगी थी और तुम जानती हो ये आकर्षण एक तरफा नहीं था सोफ़ी। लेकिन सोफ़ी, तुम जानती हो हमारे काम में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अगर उस दिन तुम्हें बाय कहने के लिए रुक जाता तो आज अपने देश के लिए वो काम नहीं कर पाता जो आज किया है। लाइन पर कुछ देर सन्नाटा छा जाता है। फिर सोफ़ी की आवाज़ आती है, मिस्टर बॉन्ड, तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी है, जाओ सो जाओ, कल बात करेंगे। कॉल कट जाती है। जिंदल की आंखें नम और चेहरे पर अधूरी मोहब्बत की परछाई। एक तरफ आतंकान और दूसरी तरफ एक जासूस का टूटा हुआ दिल।